सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस चैप्टर पे आपने इतनी सारी कमेंट की है डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम्स, और सारी पोएम्स बेसिकली सारी पोएम्स ही करा दीजिए। तो मैंने सोचा है कि चैप्टर के साथ पोएम लेना भी ज़रूरी है, तो पोएम भी हम साथ में ही कवर करते चलते हैं। तो चलिए आज हम फर्स्ट पोएम से स्टार्ट करते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें भी मैं बता दूं, दो टाइप के बच्चे हैं, सीबीएसई वाले भी है और राजस्थान बोर्ड वाले भी है। उसमें क्या फ़र्क रहता है कि राजस्थान बोर्ड वाली में लिखने वाला पैटर्न आता है, तो फिर उसमें एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस वाला भी पॉइंट आते हैं। तो मैं उन तीनों को भी एंड में कवर करने वाला हूँ, और उससे सीबीएसई वालों को भी फ़ायदा रहेगा क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन उनको अच्छी मिल जाएगी। सीबीएसई वाले भी उस पॉइंट को देखें क्योंकि वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी चैप्टर के बारे में कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आज हम इस पोएम को ख़त्म करते हैं। हम बेसिकली फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। द वे ए क्रो शॉक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो देखिए मैं इसको आपको पहले चार लाइनों को बता देता हूँ क्या कहना चाहता है। कि एक जो क्रो है, जो पेड़ के ऊपर है, पेड़ का नाम, पेड़ का जो वैरायटी है वो है हेमलॉक। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस मतलब जहरीला, जिसमें जो जहर देता हो ऐसा ट्री होता है। जैसे खुशबू वाला होता है ना रोज़, जो रोज़ देता है, ऐसे ही वो हेमलॉक ट्री है जो जहर देता है। ऐसा वाला ट्री है हेमलॉक, और क्रो उसके ऊपर बैठा हुआ है। अब क्रो ने क्या किया, क्रो थोड़ा वाइब्रेट हुआ है जिसकी वजह से जो पेड़ पे लीव्स पर जो स्नो थी, वो थोड़ा बाहरी इलाका है तो फिर वो ठंडा इलाका है, जो स्नो थी वो जाकर पोइट के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से उसे अच्छा लगता है। तो पहले लाइन का मतलब है द वे ए क्रो शॉकिंग डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फॉर्म ए हेमलॉक ट्री। ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चांस ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। इनका भी मतलब बता देता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है, वो सुबह से ही कुछ जॉब की तलाश में भटक रहा होता है किसी जॉब के लिए, और खाने के लिए भूखा होता है, और जॉब भी चाहिए होती है उसके लिए वो घूम रहा होता है, पर उसे कुछ मिलता नहीं है जिस वजह से आधा दिन हो जाता है उसको। अब वो चलते चलते एक पेड़ की नीचे से निकल रहा होता है जिसके ऊपर क्रो होता है, जो कि हेमलॉक ट्री होता है। हेमलॉक ट्री को दिमाग में रखें, क्रो को रखें। वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है जिस वजह से स्नो होती है जो पोइट के ऊपर गिरती है, और वो उसको थोड़ा रिलैक्स फीलिंग देती है उधर, थोड़ा शांत करती है उसके मन को, थोड़ा अच्छा लगने लगता है उसको। जिस वजह से वो कहता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चांस ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। उसके जहन में थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको, उसके जहन पे, और उसका पूरा डे सेव हो जाता है। जो हाफ डे होता है ना, हाफ डे तो उसका वेस्ट ही हो गया, सुबह से घूम रहा है, कुछ आती नहीं मिल रहा है उसको, और आधा दिन उसका बच जाता है जिस वजह से उसको थोड़ा शांति मिलती है, थोड़ा काम रहता है वो, इस वजह से उसको थोड़ी शांति मिलती है, उसका आधा दिन बच जाता है। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसका। बेसिकली होता क्या है कि एक पोइट है जो कि भूखा है, और उसके पास जॉब नहीं है, वो एक फॉरेन कंट्री में रहता है और वो निकल के जा रहा है वहाँ से। एक पेड़ है जिसकी वैरायटी है हेमलॉक ट्री, जो कि पॉइजनस है। उसके ऊपर बैठा है एक ब्लैक कलर का क्रो। वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से स्नो होती है वो उस पोइट के ऊपर गिरती है, उसे प्लेजर महसूस होता है, थोड़ा अच्छा लगता है उसको। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि उसने ये वाली बात लिखी क्यों, ये पोएम लिखी क्यों उसने। उसका कहने का ये मतलब है जो हेमलॉक ट्री है जो पॉइजनस है, और जो क्रो है वो नेगेटिविटी का साइन है। क्यों, क्रो होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कैसा है, नेगेटिव साइन। और हेमलॉक ट्री तो खुद पॉइजनस है, तो वो जहरीला है ही पहले से, वो नेगेटिव हुआ। तो फिर जो बाहर का कल्चर है उसमें क्रो को और हेमलॉक ट्री को अच्छा नहीं मानते हैं एक साथ देखना, और अलग अलग देखना भी अच्छा नहीं मानते हैं। पर उसने उन दोनों को साथ देखा, उसने कुछ अच्छा प्लेजर महसूस किया उस वजह से। तो वो पोइट ने इसको पोएम को लिखा है, उसने बताया है कि हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, हर चीज़ को नेगेटिव बना लिया जाए। मेरा आधा दिन खराब हुआ था, आधा दिन मेरा बच चुका है, इस वजह से ही इसने मेरा पूरा डे हाफ डे उसने मेरा सेव कर लिया। इस वजह से मैं गॉड को थैंक यू बोलता हूँ, और उनको भी थैंक यू बोलता हूँ। तो ये इतनी अच्छी एक्सप्रेशन दी है किसी ने, बहुत अच्छी पोएम लिखी हुई है। इसके राइटर हैं आपके रॉबर्ट फ्रोड्स, जो कि आरबीएससी वाले तो खासकर याद कर ही लें, और सीबीएसई वाले भी। आप याद करने का तरीका कैसे रखते हो, मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। अपनी नोटबुक लो, जो कि मेन नोटबुक है, उसका फर्स्ट पेज होता है। उस पर क्या करना है आपको, आपको जो पोएम के जितने भी पोइट्स हैं उन सब के नाम लिख लेने हैं, जैसे कि रॉबर्ट फॉरेस्ट डस्ट ऑफ स्नो वाले।
ऐसे ही करके हमको सारे की सारे जितनी पोएम्स हैं उनके नाम याद होने चाहिए, पोइट्स के भी। अब आपको मैं दूसरा पैटर्न मतलब बता देता हूँ जिसकी वजह से आपको रिटर्न में क्वेश्चन आता है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है मिनिमम से मिनिमम। बोर्ड एग्जाम में तो कन्फर्म है वो क्वेश्चन, और हाफ ईयरली में भी कन्फर्म है, जितनी भी एग्जाम होंगे आपके। और 9, 10, 11, 12 4 साल आएगा, आप पहले ही पैटर्न समझ लीजिए। एक पैटर्न में मैं कंप्लीट कर दूंगा सारे कॉन्सेप्ट्स आपके। आपको ना तो कहीं वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और ना कहीं लेक्चर लेने की जरूरत पड़ेगी। आप बस इधर ही देख जाइए, आपका फ्री हो जाएगा मामला। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको कैसे ही फॉलो करनी है वो सारी चीज़ें। तो बता देता हूँ, चलिए आइए। तो देखिए, ये आपका जो फर्स्ट लाइन थी वहाँ से लेकर जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो इधर लिखा हुआ है कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ये आप दोनों ही मीडियम वाले दोनों ही लिखें, आरबीएसई और सीबीएसई वाले लिखें जरूर इस चीज़ को। इसको याद करने का तरीका बताया था आपको। पहले रेफरेंस लिख लिया आपने, रेफरेंस लिखने के बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये आपको याद कर लेनी है, आपको 4 से 5 बार ये लाइन लिखनी है। कौन कौन सी, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो composed by very वेल नोन पोइट, और पोइट ने लिखी हुई है ये। उसके बाद उस पैराग्राफ में से जो भी लाइन होती है उनमें से एक लाइन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल देनी है, थोड़ी सी एक लाइन लिख देनी है, जो भी आपको अच्छी लग रही है, थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो वो लिख लेना है। और कॉन्टेक्स्ट में फिर आपको लिखनी है, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम वेयर द पोइट नरेट्स एन एपिसोड ऑफ क्रो एंड ए हेमलॉक ट्री। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, आपका रखना है, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम वेयर द पोइट नरेट्स एन। ये वाली लाइन आपको 4 से 5 बार लिख के देखनी है और याद हो जानी चाहिए आपको बस। उसके बाद है ये थोड़ा सा एक एक पैरा है, इसको आप देख कर लिख दीजिए, बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम और वेरी वेल नोन पोइट, बस ये। Here the poet says that he saw a crow shaking down the dust। ये एक्सप्लेनेशन पूरी एक्सप्लेनेशन नॉर्मल रहती है जो आपको लिखनी है उसमें से पैराग्राफ में से देखकर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाता है सबके लिए। तो इतना टिपिकल चीज़ों को ना बनाएं, आप बस इन्हीं को ही पॉइंटों को याद रखें मेरे को। फर्स्ट आपकी पोएम के बारे में एक बार आंख बंद कर लीजिए, मैं अपने स्टाइल में बता देता हूँ आपको क्या कहना है। एक क्रो होता है जो कि पेड़ पे बैठा हुआ है, पेड़ है हेमलॉक ट्री, जिसके ऊपर से वो स्नो हिलाता है, जिसकी वजह से स्नो पोइट के ऊपर गिरती है और उसको थोड़ा अच्छा लगता है। लोग उसे नेगेटिव मानते हैं उन दोनों चीज़ों को, पर लेकिन पोइट इसे पॉजिटिविटी में लेता है, उसका डे हाफ डे अच्छा हो जाता है। उसने यही एक्सप्लेन किया है इस पोएम में। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए ऐसी तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।